यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में GS3 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें हर साल मिनिमम आपको 60 मार्क्स का पेपर आएगा आउट ऑफ 250। एंड आई टेल यू दिस इज द इजीएस्ट टू स्कोर, बट यूजुअली ये सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स विद लैक ऑफ स्ट्रैटेजी इसको टफेस्ट बना लेते हैं। इसको इसमें हमें अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करने की जरूरत है? नंबर वन, हमें समझने की जरूरत है कि एग्जाम से पहले पिछले 12 मंथ्स में क्या इमर्जिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस रहे हैं। उसको अगर हम अच्छे से डिसिफर करेंगे तो आई श्योर यू दैट वी विल बी एबल टू स्कोर वेल इन GS3। और GS3 में वन ऑफ द रीजंस टू हैव वेरी लो स्कोर्स एवरेज इज दिस ऑल्सो। तो आज हम क्या करेंगे, 10 टॉपिक्स जो इमर्जिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है लास्ट 12 मंथ्स के, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसका हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। ओके। और हम ये भी जानेंगे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली क्या चीजें पूछी जाती है। 2025 का हम पेपर भी देखेंगे और उसमें मैं समझाऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट जो है कैसे इंपॉर्टेंट रहता है। मेरा नाम है निमिष कपूर और मैं हूं इंटरनल सिक्योरिटी का फैकल्टी upscprep.com में। I have more than 5 years of experience working in internal security. I was working in CISF. मैंने 6 months नॉर्थ ईस्ट में अपर असम में एनआरसी के टाइम वर्कड इन काउंटर इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। I've also worked in mine areas in Chhattisgarh, in Odisha and Jharkhand, Naxal affected areas, and have exposure in the valley as well, particularly understanding the strategies of cross border terrorism. तो मैं ये आपके लिए डेसिफर करूंगा। जो भी ये तैयारी कर रहे हैं 27 के लिए या फिर इस साल मेंस के लिए, ये जरूर देखें। सबसे पहले क्विकली सिलेबस। सिलेबस काफी एग्जॉस्टिव है। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स, ये आप सब पढ़ लेंगे। बट नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, यूपीएससी जो सवाल पूछता है वो कॉन्टेक्स्ट से पूछता है, नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। मतलब उसको मैं समझाता हूं, बहुत जल्दी आपको समझ लग जाएगी। 2025 का जो हम पेपर देखेंगे, तो ये है पेपर, ये है 2025 का पेपर। इसमें ये 4 सवाल आए थे, 4 सवाल। इंटरनल सिक्योरिटी। Terrorism is a global scourge. How has it manifested in India? Elaborate with contemporary examples. What are the countermeasures adopted by the state? अब ये सवाल क्यों आया? पहलगाम टेरर अटैक हुआ, ठीक है, पहलगाम टेरर अटैक हुआ। उसके बाद ग्लोबल स्काउट्स, इंडिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे अक्रॉस द वर्ल्ड टू टेल अबाउट दैट व्हाई इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन सिंदूर, हाउ इंडिया इज अफेक्टेड थ्रू टेररिज्म एंड हाउ इट इज अ ग्लोबल स्कॉज, कि ग्लोबल मेनेस बन के रह गया है इंडिया में कैसे बढ़ा, और इसके एग्जाम्पल्स। ये सवाल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नंबर टू, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंपॉर्टेंट अगेन। ये क्वेश्चन है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, जिसकी कंटिन्यूसली बात हुई। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मेड 31 मार्च 2026 एज अ डेडलाइन फॉर इरेडिकेटिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये सवाल आउट लाजमी था। Then you had this question, third, insurgency in the northeast. हम कई बार issues सुनते हैं over the years. We've heard about Naga Peace Accord, the issues in the Naga Peace Accord, चाहे वो NSC and IM हो या खापलांग हो। Then we've talked about issues in Manipur. Manipur से सीधा हमारे लिए important बन जाता है। Then of course we've Bru Riang issue, Assam में गोरखा, means there are so many continuously discussed. Hence context perspective से ये important रहा। इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बात कंटिन्यूस हो रही है, और इंडिया ने चाहे वो सागर महासागर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर,
इंडिया एज अ चैंपियन फॉर द ग्लोबल साउथ एटसेट्रा, तो यहाँ इंडिया और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इंडिया की है, तो ये भी एक्सपेक्टेड लाइन कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा था। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो हम आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ 10 कौन से टॉपिक है जो आपको इस बार ध्यान रखना है? वेपनाइजेशन ऑफ एआई एंड डीप फेक्स। तो जनरेटिव एआई बहुत जल्दी से बढ़ा है, बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ा। प्लस एक और नया आया है, वो है एंटरप्राइज एआई। ओके, इससे साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस को ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया गया है। जनरेटिव एआई से डीप फेक्स वीडियोस, जो कि मिस इंफॉर्मेशन विच लुक्स एब्सोल्युटली रियल, उसको यू नो एग्रेवेट कर रहा है। इससे क्या होता है? जनरेटिव एआई इससे मैनिपुलेट हो जाती है पब्लिक, राइट? एंड दिस वे इलेक्शंस को अफेक्ट किया जा सकता है। इलेक्शंस, पब्लिक ओपिनियन, कम्युनल डिसहार्मनी। कई बार ऐसे केसेस आपने देखे होंगे जो गलत वीडियोस रिलीजियस पर्सपेक्टिव से फैलाई जाती हैं, जिससे कम्युनल डिसहार्मनी पैदा हो। तो इससे एक नरेटिव वॉरफेयर क्रिएट हो सकता है, जिससे कि ये चीज कि स्पीच को चेंज कर देना, लिप मूवमेंट को चेंज कर देना, कॉपी कर देना वॉइस को। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए आईटी रूल्स में अमेंडमेंट्स रेगुलरली होते हैं। 2021 में हुए, इसके बाद 2025 में हुए। ये दोनों आप जरूर देख लें। डिजिटल लिटरेसी हो, दैट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। सो वेपनाइजेशन ऑफ एआई एंड डीप फेक्स, अब इस पे कैसा सवाल आ सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस has transformed misinformation from a nuisance into a potent weapon of narrative warfare. Analyze this statement in the context of India's internal security, okay, India's internal security, and suggest measures to counter the threat of deepfakes. At your own end, please practice it. It will be very helpful. जैसे सवाल आप जो हमने बात डिस्कस की उस पे बेस्ड है ये। सेकेंड टॉपिक में डिस्कस करूंगा ड्रोन टेररिज्म एंड यूएवीज इन बॉर्डर एरियाज। जम्मू, पर्टिकुलरली जम्मू, पंजाब, राजस्थान रीजन में ये बहुत बड़ा एक मेनेस और इशू बन गया है। ओके, तो हम पंजाब में कंटिन्यूसली देख रहे हैं नार्को टेररिज्म, नार्को वेपन्स, ये सब जो सेंड हो रहा है वो यूज ऑफ ड्रोन। तो ये ड्रोन से वेपन्स आते हैं, जिससे टेररिज्म पंजाब में बढ़ा है। अटैक्स ऑन पुलिस स्टेशन, नार्कोटिक्स तो बड़े ही हैं, उससे फाइनेंसिंग क्या होती है? अगेन टेररिज्म फाइनेंसिंग। प्लस ड्रोन्स इन जम्मू रीजन पर्टिकुलरली, अगेन वेपन्स तो है, उसके अलावा ऑल्सो टू हेल्प टेररिस्ट टू एंटर उनकी एक्टिविटीज के लिए। ऑल्सो repeatedly you'll come across a lot of Chinese drones have entered India, found somewhere। क्या पर्पस था वो भी नहीं। तो इसके ऊपर आप role of organizations, BSF have been provided anti-drone weapons, but then they still are unable to stop the pilferage of these drones across। ठीक है, तो दिस हैज बिकम अ प्रोमिनेंट इशू। तो ये डायरेक्टली लिंक हो सकता है नार्को टेररिज्म के साथ, डायरेक्टली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ओके, इंटेलिजेंस फेलियर एटसेट्रा, लॉट ऑफ डायमेंशंस कैन बी ब्रॉट इनटू दिस। इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है? डिस्कस द इमर्जिंग थ्रेट पोज्ड बाय रोग ड्रोन्स टू इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी। इसमें बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जैसे बीएसएफ भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। व्हाट टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ रोबस्ट एंटी ड्रोन आर्किटेक्चर? एडवांस्ड क्वेश्चन है, बट आई फील the scope of UPSC in internal security has significantly grown. Now they'll go into these dimensions. Cyber attacks on critical information infrastructure, ये भी एक बहुत बड़ा एक emerging जो है इशू बन के उभरा है। Particularly last 10 years we've significantly seen कि critical information infrastructure हो, जैसे power grids, healthcare, lately even I've attacks on द बैंक्स, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा का लेटेस्ट केस आपने सुना होगा,
जहां एक साइबर अटैक से लार्ज इंफॉर्मेशन निकाल दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर्स की। तो बैंक्स हो, ग्रिड्स हो, सो जहां इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है, रेलवेज हो, ये सब। ठीक है। तो दिस हैज बिकम अ बिग थ्रेट, पर्टिकुलरली एंटरप्राइज एआई। व्हाट डू आई मीन बाय एंटरप्राइज? आपने नाम सुना होगा क्लॉड का। क्लॉड के मॉडल्स जैसे फेबल, माइथॉस, ये इतने एडवांस मॉडल्स हैं कि इससे जो है साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट माना गया कि इजीली ऐसे कोड्स, ऐसे प्रोग्राम जनरेट कर सकती है जो अटैक कर सकती हैं वल्नरेबल security issues in the systems, in the uh, codes in the banking sphere. तो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इसमें आपको समझना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। सर्ट इन, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, ठीक है, NCIIPC, नेशनल सेंटर, सॉरी, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ठीक है, ये हो गया। तो इनका रोल भी इंपॉर्टेंट। तो ये थर्ड टॉपिक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? टारगेटिंग ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इज अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। अब इसको ग्रे जोन वॉरफेयर में भी हम लेके जाएंगे आंसर में। Evaluate India's preparedness to protect its critical information infrastructure against sophisticated cyber attacks, या प्रैक्टिस कर सकते। फोर्थ एज जो टॉपिक है वो है नार्को टेररिज्म एंड क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग। तो पहले तो इंडिया के आप दोनों साइड पे बता सकते हैं, गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। क्रिसेंट में ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ट्रायंगल में आप नॉर्थ ईस्ट में बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस रीजन आप बता सकते हैं। तो नंबर वन, दिस how it is financing terrorism also, and the money which is used वो कैसे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होके फाइनेंस कर रही है द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है। so you have to establish drug cartels, illicit trade या स्मगलिंग, टेररिज्म फाइनेंस का एक नेक्सस आपको यहां बताना। फॉर एग्जाम्पल इसमें कई बार बात की गई है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को बहुत फाइनेंसिंग मिली है नार्को टेररिज्म से। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं ऑपरेशन समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त बाय एनसीबी एंड नेवी ने जैसे किया। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें आप बता सकते हैं। इंडिया के जो और लॉज हैं अंडर नाउ BNS एंड BNSS, यू हैव टू टॉक अबाउट हाउ दे आर नाउ टारगेटिंग स्पेसिफिकली अगेंस्ट दीज क्राइम्स। अब जो क्वेश्चन आ सकता है वो है एक्सप्लेन हाउ द कन्वर्जेंस ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क्स इज कॉम्प्लिकेटिंग द फाइट अगेंस्ट नार्को टेररिज्म इन इंडिया। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट एथनिक टेंशन एंड बॉर्डर पोरोसिटी। अब इसमें दो एस्पेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट एथनिक टेंशन में। नंबर वन जो है वो है मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन सी एथनिक कम्युनिटी? इसमें मैतीस एंड कुकीजो, ठीक है, कम्युनिटीज में आपस में। इससे जो है नॉर्थ एथनिक टेंशन ये है कि इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इशू इन मणिपुर। But it is not just limited to Manipur, it also affects the adjoining states and the stability in the northeast. Border porosity में primarily है जो पहले फ्री मूवमेंट regime थी विद म्यांमार, उसको डिसकंटिन्यू किया गया, फ्री मूवमेंट regime को। और फ्री मूवमेंट regime अब बॉर्डर फेंसिंग का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने गो अहेड दे दिया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि a lot of instability has been pointed out to that
a lot of refugees have come, but also people who have, uh, trained militants here or been involved in some illegal activities also have entered. It threats our national security. ठीक है, तो ये एस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. नेक्स्ट टॉप, अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी इन द नॉर्थ ईस्ट डीपली इंटरलिंक्ड विद द जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज. म्यांमार का केस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. Discuss in the light of the recent decision to suspend free movement regime along the Indo-Myanmar border. Shift in left-wing extremism. अब Naxalism तो almost finished है in the rural areas, in jungles. To now has shifted to urban Naxalism. Naxalism का नया फॉर्म. अब इसके ऊपर सवाल यूपीएससी पूछ सकती है. What is urban Naxalism? Those urban sympathizers who sympathize with the cause of Naxals or believe in violently overthrowing the state. Okay, overthrowing the state, and also believe in pushing youth into armed struggle, but they sit in the urban spaces are urban Naxals. ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट बन गया? रेड कॉरिडोर जो इतना बड़ा, जिसमें 140 डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, आज के टाइम पे 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स रह गए. बट देन द आइडिया, डज इट मीन दैट आइडियोलॉजी एंड्स विद इट? नो. आइडियोलॉजी को फीड करने वाले भी पहले अर्बन एरियाज में थे. Hence, the shift would now be that we've ended left-wing extremism in jungles. Now we have to eradicate urban Naxalism. Okay. कौन किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? While the geographical footprint of left-wing extremism is shrinking or has shrunk, its ideological spread into urban areas is a new headache for security agencies. Comment. ठीक है, क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट इस आइडियोलॉजी को भी सप्रेस करने के लिए, वो भी आप बात की जा सकती है इस पे. ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड टेरर मॉड्यूल्स, पर्टिकुलरली ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? रेड फोर्ट अटैक के बाद. ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड, इसमें ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, जहां एक लेडी जैश ए मोहम्मद, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हुआ है. क्लियर कट केस, हेंस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी पर्सपेक्टिव से. ठीक है, तो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, दैट आज के टाइम पे रेडिकलाइजेशन डज नॉट हैपन इन द सेंटर्स बट इन ऑन बट ऑनलाइन. चाहे वो केसेस हो जहां लॉट ऑफ इंडियन पीपल हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड फॉर आईसिस. also a lot of people, doctors in India, have been influenced by this radicalization and eventually became part of this decentralized terror model. Here you can also point it out that कई TRF भी मेंशन की जा सकती है. जैश ए मोहम्मद स्प्रेड, सो जैश ए मोहम्मद की लश्कर तैयबा की, सॉरी, जैश ए मोहम्मद भी इसमें डिसेंट्रलाइज्ड जो है रेडिकलाइजेशन टेरर मॉड्यूल्स को सेटअप. तो रेड फोर्ट का जो मैंने एग्जांपल दिया, वेरी गुड परफेक्ट केस. इसमें काउंटर मेजर्स में आप एनआईए को जरूर ऐड कीजिए, प्लस द एजेंसीज विच आर मॉनिटरिंग ऑनलाइन, वो तो है ही. ठीक है. Now, practice questions, online radicalization has led to rise of faceless terror and lone wolf attacks. ये lone wolf attacks आप वैली में भी lately देख पाएंगे. What strategy should law enforcement agencies adopt to counter this invisible threat while respecting privacy rights? Maritime security and non-traditional threats in the Indian Ocean region. ये एक another important topic है जो इंपॉर्टेंट बन जाता है. अब इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इंडियन ओशन रीजन में हो रहा है. चाहे वो अटैक्स ऑन कमर्शियल वेसल्स हो, हियर यूएस ईरान वॉर के कारण, या फिर बाय हाउती रिबेल्स इन रेड सी, और यूएस ईरान वॉर के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ओके, तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी
तो ये है ये। इसके अलावा पायरेसी जो सोमालिया के आसपास, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है मैरीटाइम सिक्योरिटी। चाइनीज प्रेजेंस भी आप इसमें मेंशन करें इन द इंडियन ओशन रीजन। एंड व्हाट आर द नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स? अनरेगुलेटेड फिशिंग बिकॉज ऑफ बाय होस्टाइल स्टेट एक्टर्स, यस। अंडर सी केबल्स को सेबोटाज करना, केबल सेबोटाज हो जानी, इज अ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। It poses a great threat to what? India's digital economy, जो कि ग्लोबली कनेक्टेड है। तो इसमें यू कैन टॉक अबाउट द रोल ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, इंडियाज ओन क्वाड अप्रोच, ठीक है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। द इंडियन ओशन इज नो लॉन्गर जस्ट अ जोन ऑफ कॉमर्स बट अ थिएटर of complex non-traditional security threats. Discuss the role of the Indian Navy in ensuring freedom of navigation and regional security. Moving on, space security and weaponization of outer space. We've learned about what, पहले तो यूएस ने अपनी स्पेस कमांड है, चाइना ने क्रिएट की है, रशिया इज आल्सो हैज, प्लस इंडिया इज आल्सो टेस्टेड इट्स एंटी सैटेलाइट वेपन्स। कई अब स्टेट्स के पास अपने ए सैट वेपन्स हैं, हाइपरसोनिक वेपन्स हैं। ये थ्रेट पोज कर रही है इंडियन मतलब सैटेलाइट्स पे, स्पेस सिस्टम्स पे। वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस भी चांसेस हैं दैट वेपन्स में भी you know that firstly that satellites could be attacked in future, satellites could also be attacked. So space security is becoming um, a very important aspect. Many countries now are using spy satellites which are now much accurate, right? तो इस एस्पेक्ट में go into it. Space is the ultimate high ground in modern warfare. In this context, examine the security threats to India's space assets and the institutional measures taken to safeguard them. Finally, हम बात करेंगे climate change as a threat multiplier. Climate security can also have a significant impact and is having a significant impact on India's security. कैसे? Extreme weather events. Extreme weather events, cloudbursts in the border areas, ठीक है, glacial lake outburst floods, rising sea levels. इससे क्या होगा? In a country like India which is already highly populated, where density of population is very high, it can pose displacement, economy to decrease and directly threat internal security because जो issues बढ़ जाएंगे, law and order etc. Same way, super cyclones की frequency day by day because of ocean warming will increase. Again, a threat to internal. So इसमें counter measures, climate resilient infrastructure बहुत important, बहुत ज्यादा important है climate resilient infrastructure. तो finally, practice question: climate change is enacting as a threat multiplier in India's internal security matrix. Elucidate with suitable examples and suggest a framework to integrate climate risk into national security planning. तो ये तो थे 10 टॉपिक, बट एक नई चीज मैं अनाउंस कर रहा हूं। एनीवन हु नाउ वांट्स टू परस्यू इंटरनल सिक्योरिटी वेरी सिंसियरली, क्यों मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंटरनल सिक्योरिटी अगले 5 साल में, चाहे वो प्री हो मेंस हो। क्यों? प्रीलिम्स में 2026 में कितने क्वेश्चंस थे इंटरनल सिक्योरिटी के? 9 आउट ऑफ 100। एक ऐसा टॉपिक जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड भी नहीं है प्री के सिलेबस में, उसमें 9 क्वेश्चंस आए। मेंस में मैंने बताया है एवरेज कहने को तो 50 to 60 आउट ऑफ 250 है, बट समवेयर डाउन द लाइन इट इज हेल्पफुल एल्सवेयर आल्सो। डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक, जिसमें डिफेंस फील्ड में टेक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी है। तो hence overall extremely important, and a good news is I'll be coming out with a weekly internal security review.
on UPSC Prep channel. Stay tuned every week with me. I'll be coming out with weekly internal security review where I'll be discussing internal security dimensions. I'll be bringing out practice questions for both prelims and mains. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा. ये टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इसको और थोड़ा सॉलिडिफाई कीजिए. कमेंट में बताइए कि जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया उसमें और डायमेंशंस अगर आपके पास हैं तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट. आई विल कमेंट बैक ऑन दैट. Of course, it's very elaborate. I wanted to cover quickly, so I covered it. I hope you subscribe to the channel and keep watching more such videos. Thank you, and my wishes are with you.